मायूस चेहरों पर मुस्कान ला सके। उत्तराखंड में आई आपदा, उजड़ गए सैकड़ों गांव, ध्वस्त हुई हर व्यवस्था। पहाड़ के लोग लगा रहे गुहार, हमें फिर से बसाओ सरकार। आसमान से आई आफत में गांव बह गए, बाजार बह गए, उफनती नदियों के साथ खेत खलिहान, मकान दुकान सब चले गए। नाते रिश्तेदार आंखों के सामने ही सरक गए। पहाड़ों से उतरा सैलाब तो चला गया, लेकिन अब आंसुओं के सैलाब से पहाड़ों का सीना छलनी है। अब सवाल बेघर बार लोगों को फिर से बसाने का है, उत्तराखंड को अपनी टांगों पर फिर से खड़ा होने और दौड़ाने का है, भूखे पेटों तक अनाज का दाना पहुंचाने का है। उफनती नदियां और उजाड़ केदारनाथ, जमीन से आसमान तक मार्च करती सेना, यही इस समय उत्तराखंड का पहला सच है। और दूसरा सच अब भी त्रासदी की चादर में लिपटा है। ये पर्यटक नहीं हैं, ये लोग बाहर से आकर नहीं फंसे हैं, बल्कि यही रहते हुए फंस गए हैं। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की जानें गई, लाखों बेघर हो गए, गांवों का नामो निशान नहीं बचा, रोटी से रोजगार तक सब खत्म हो गया, लेकिन सरकारी मदद का हाथ अब तक नहीं पहुंचा। सारा ध्यान सरकार का अपने गांव पे है, अपने लोगों पे है जो कि इस आपदा से ग्रस्त है। उन गांव में क्या राहत पहुंचाया जाए, सड़कें टूटी जल्दी कैसी बनाई जाए, मुआवजा कैसे जल्दी दिया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। बद्रीनाथ घाटी के माड़ा, लामबगड़, पांडुकेश्वर, भ्योंधार, घांघरिया, गोविंद घाट जैसे सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो अलकनंदा के साथ आई आफत में बह गए। जो बचे हैं उनमें सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। कल तक पर्यटन का सहारा था, घर की रोजी रोटी चल सके इसलिए लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर होटल बनवाए थे, लेकिन आसमानी आफत से न होटल बचे, न जमीन बची, न होटल चलाने वाले बचे। बच गया तो सिर्फ बैंक का कर्ज और आंसुओं का दूसरा सैलाब। खेती की जमीन पर गाज गिर चुकी है, यात्रा पर ताला लग चुका है, पर्यटन से मिल रहे 4 पैसे का जुगाड़ खत्म हो चुका है, कमाई ठप हो चुकी है, जीवन जीने का कोई जरिया नहीं बचा है। केदारनाथ से भोले बाबा तो ऊखी मठ के लिए रवाना हो गए, पर्यटक भी लगभग निकाल लिए गए, लेकिन इन गांव वालों को यहीं रहना है, इन्हीं पहाड़ों पर। छोटे छोटे रोड है और ब्रिजेस है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमने बोल दिया है, वो भी वॉर फुटिंग पे काम चला है। थोड़ा दर्द के मानचित्र पर उत्तराखंड सबसे भयानक प्राकृतिक विपदा का ग्राउंड जीरो बन गया है। अब यहाँ गांव के लोगों का पेट भी खाली है, हाथ भी खाली है और हथेली भी खाली है। आसमान से आई आफत ने अपनों के साथ हाथ की सारी रेखाएं मिटा दी। अब आंख हाथ की निशान वाली उत्तराखंड सरकार की तरफ है। उम्मीद है कि बेरंग हो चुकी हाथ की हथेलियों में फिर से रंग भरेंगे। सुरेंद्र डसीला, समाचार प्लस। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुभाष कुमार बता रहे हैं कि आपदा ने उत्तराखंड के गांवों में किस कदर तबाही मचाई। आपदा ने बिजली, पानी, सड़कों सभी का हाल बेहाल कर दिया। अभी जो हमारी विद्युत व्यवस्था है, 16 जून को जब ये पूरे प्रदेश में आया था और कई जिलों में ज्यादा आया था, 3727 ग्राम ऑब्लिक तो हेमलेट और विलेज इसमें बिजली बाधित हुआ था। इसमें से 26 जून तक, कल तक जो है 3069 ग्राम ऑब्लिक तो में जो है बिजली मुहैया कर दी गई है। अभी भी 658 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, टोटल चली गई है। और इसको रेस्टोर करने में पर्टिकुलरली आपका रुद्रप्रयाग में 1 महीना लगेगा। पेयजल का हमारा जो है कुल 968 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी। उन 968 में 714 योजनाओं को चालू कर दिया है और
अब भी 233 पेयजल योजनाएं हैं जिसको रेस्टोर करना है। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो है कुल मिला के 1636 सड़कें जिसमें 12 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो तो बिल्कुल बंद नहीं है, सब खोल दिया गया है। बाकी जो है स्टेट हाईवेज हैं और विलेज रोड्स और डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कुल मिला के 1636 सड़कें बंद हैं जिनमें से 892 को खोल दिया गया है। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अविकल थपलियाल हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। अजय भट्ट साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अविकल थपलियाल, मुख्य सचिव बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जो वाकई हो रहा है वो दुनिया देख रही है। स्थानीय लोग नेताओं के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, अधिकारियों को गाली दे रहे हैं और उनको मारने दौड़ रहे हैं। अगर सब कुछ वाकई इतनी ईमानदारी से हो रहा होता तो ये जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, जो हमने परसों अपने बिग बुलेटिन कार्यक्रम में चेतावनी दी थी कि हमारे पास हमारे खुफिया सूत्रों से, हमारे संवाददाताओं से ये एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है कि अब लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और लोग हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। अधिकारियों के खिलाफ, सिस्टम और व्यवस्था के खिलाफ और सत्तारूढ़ नेताओं के खिलाफ वो अपना गुस्सा हिंसा करके दिखा सकते हैं। हालांकि हमने अपील भी की थी विकल भाई कि आप लोग संयम बनाए रखें और आप देवभूमि के निवासी हैं, ईमानदार हैं, आप लोगों ने हमेशा से एक संयम का परिचय दिया है, अभी भी आपको संयमित रहना है। लेकिन जो सुभाष जी कह रहे थे विकल भाई, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में कितना दम है? स्थानीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इन दावों को इंप्लीमेंट करके देखूं तो कितना दम नजर आता है? आम लोग तो परेशान हैं। देखिए अतुल भाई, सरकारी आंकड़ों पर हम शुरू से विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो मृतकों की संख्या इन्होंने बताई है आज तक वो 580 बताई है केवल। तो क्या ये 580 सही है? क्या इन्होंने गिने? ये इसलिए कम बता रहे हैं ताकि मुआवजा ना दिया जाए। जो इन्होंने घोषणा करी है मृतकों को मुआवजा देने की, अगर हम ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। सरकार हर कदम पर अपने आंकड़े छुपा रही है और एक जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ रही है। पहले दिन से लेकर आज तक हो रहा है। और जहां तक ये पेयजल और बिजली और इसकी बात कर रहे हैं कि ये इतने हमने बहाल कर ली है, इतनी टूटी थी सड़कें इतनी बहाल कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत संपर्क मार्ग वो स्थानीय ग्रामीण जो लोग हैं वो खुद ही साफ कर लेते हैं, फिर मलबा आता है, फिर वो खराब हो जाते हैं। तो जहां तक सरकारी उस पर है कि आम जनता का पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है। अब चूंकि इसका दूसरा चरण अब शुरू हो रहा है पुनर्वास का। अगर पुनर्वास को सरकार ने, जो केंद्र से हजारों करोड़ रुपए आया है, बाकी भी मिल रहा है, चिरंजीवी जी ने भी आज 195 करोड़ देने की बात कही है, यूपी से भी 350 करोड़ आपको एक मुश्त मिल रहा है, यूपी से भी एमएलए ने अपनी, वहां के जो विधायक है वो लोग अपने 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं, मंत्री 1-1 लाख दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि सब तरफ से आपको आर्थिक मदद भी मिल रही है और राहत सामग्री भी आ रही है। ये जो दूसरा चरण अब शुरू हो रहा है, असली आक्रोश इस चरण में फूटेगा जनता का, जब उनके पास राहत सामग्री नहीं मिलेगी, जब उनको पुनर्वास नहीं मिलेगा, जब उनको छत नहीं मिलेगी। अभी हम लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि कृपया ये बताइए कि कितने गांव, उत्तराखंड के कितने गांव इस समय आपदा से ग्रसित हैं, लेकिन वो सही आंकड़ा इनके पास नहीं है। कई गांव ऐसे हैं कि जहां मर्द नाम की चीज नहीं रह गई है, 1800 पहुंचे हैं, रोजगार के पूरे साधन छीन चुके हैं, होटल बह गए, जो लोन लेके उन्होंने होटल लिया था या बाकी स्वरोजगार शुरू किया था वो सब खत्म हो चुका है। ये एक बहुत, जो अभी तक काम हुआ है बचाने का, उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा काम है। ये कम से कम 3-4 साल तक चलने वाला पुनर्वास का काम है। अब जितने भी तीर्थयात्री आप देख रहे हैं कि वो यहां से राम राम करके जा रहे हैं कि जान बची लाखों पाए, और बार बार कह रहे हैं कि हम अब पहाड़ नहीं आएंगे। तो जो अर्थव्यवस्था पे उत्तराखंड की चोट पहुंची है, जो रोजगार पे चोट पहुंची है, जो स्वरोजगार पे चोट पहुंची है, और जो कमाऊ पूत है, कई गांवों से कमाऊ पूत अब ईश्वर की मतलब ऐसी वो रही उनके ऊपर कि वहां कमाऊ पूत ही इस समय नहीं है। तो इस दिशा में सरकार क्या करने जा रही है? क्या उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज होगा, या जो ये मौजूदा जो मशीनरी है, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा मशीनरी इस राहत के काम को, पुनर्वास के काम को, जो बहुत हिमालयी वो काम है, ये इसके लिए बहुत ही आपको जुझारू और ईमानदारी की जरूरत है। अभी जो 2-2 हजार रुपए का ऐसे जुझारू और ईमानदार लोग क्या उत्तराखंड में नहीं है? और अगर नहीं है तो हम कहां से लेकर आए? और अगर हैं तो उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? ये भी सवाल है। दिक्कत अतुल भाई यही है कि इस समय सरकार को लंपट
और चोर टाइप अधिकारियों को दूर रखना होगा और ईमानदार जो ग्राउंड लेवल पे राहत सामग्री पहुंचा दे। अभी जो 2-2 हजार की मैं बात कर रहा था कि 2-2 हजार दिए जाएंगे, किन के लिए करी थी मुख्यमंत्री ने घोषणा? उनके लिए की थी कि जो वहां से बच के आ रहे हैं, घर जाने का टिकट किराया टाइप का, उसमें भी धांधलेबाजी हो रही है। उसमें नहीं, भी साइन करवा ले रहे हैं। मेरे पास खबरें आ रही हैं कि साहब आप 8,000 रुपए पावती पे साइन करा रहे हैं और थमा 3,000 रहे हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो तीर्थ यात्री जो 10-12 दिन से संपर्क नहीं था, जिसका जो शेष दुनिया से कटा हुआ था, जिसको नहीं पता था कि 2-2 हजार या 3-3 हजार की घोषणा हो चुकी है, वो तो कह रहा है कि जान बची लाखों पाए, भाई मैं अपने घर चला फिर नहीं आऊंगा कभी। तो उसको क्या पता कि उसके नाम का 2,000 चढ़ गया, 4,000 चढ़ गया। यहाँ इसी लेवल पे बेईमानी शुरू हो चुकी है। नहीं, अभिकल भाई, करोड़ों रुपए का हिसाब आऊंगा आपके पास आऊंगा। अजय भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में ये जो दैवीय आपदा आई है, इस आपदा में कितने गांव प्रभावित हुए? कितने गांव ऐसे हैं कि अब वहां रहे नहीं, वो गांव के गांव बह गए? कोई अगर आंकड़ा आपके पास हो तो फिर उस आंकड़े को हम सुरेंद्र अग्रवाल साहब से क्लैरिफिकेशन कराएं कि भाई क्या हो रहा है। अगर आपने कोई रिसर्च की और अगर आपके जो सूत्र हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आप लोग भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, कोई अगर आंकड़ा आप देना चाहें तो। जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, हाँ, उसके मुताबिक ये कम से कम 400 से 500 गांव होंगे। ग्राम सभाएं करीब करीब 300 करीब हो सकती हैं, सब मिला के। हाँ, केदार घाटी में हम जो विकास खंड हैं, उनकी न्याय पंचायतों के आधार पर हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा था, तो उन्होंने जो हमको आंकड़े दिए थे, उसके आधार पर करीब करीब 300-350 गांव करीब यहीं के बैठते हैं, सब अगल बगल के 3-4 विकास खंडों के। उसका पुख्ता जानकारी हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसके पास तो कोई भी आंकड़ा नहीं है। मैंने वहां से पूछवाया था, आपने कोई सर्वे किया? उन्होंने नहीं किया है। तो हमारे लोगों ने जो गांव-गांव में घूम घूम के पता कर रहे हैं कि तबाह हो गए हैं, बिजली तबाह है, पानी की लाइनें बिल्कुल खत्म हो गई, बिखर गई हैं, वहां पर राशन खत्म हो गया है, मिट्टी तेल नहीं है और गैस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। इसी प्रकार का बद्रीनाथ घाटी में पूरा जोशीमठ से ऊपर तक अगल बगल, मैंने वहां की ब्लॉक प्रमुख जो हैं और वहां की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और ऋषि कुमार सती, उनसे मैंने आंकड़े इकट्ठे करवाए थे। तो वो भी वहां पर भी करीब करीब 100-125 गांव ऐसे हैं जो आज आपदा से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं और जूझने के साथ साथ उनका ऐसा है कि खाद्यान्न खत्म हो चुका है। यही हमने उत्तरकाशी में, मैं गया था, खुद ही पैदल भ्रमण पर भी गया और अपने वाहन से भी गया। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे सब वहां के महामंत्री ज्ञान सिंह जी, महारानी जी जो सांसद हैं, वो भी लगी हुई हैं गांव में। तो वहां का भी यही हिसाब है, गंगोरी से गंगोत्री तक बिल्कुल खत्म हो गया है और कोई यकीन नहीं कर सकता है कि गांव इस तरह से चौपट हो गए होंगे और वहां बिजली, पानी, यातायात जो भी है और कनेक्टिविटी तो बिल्कुल खत्म हो गई है जी। और भोजन की क्या स्थिति होगी? अस्सी गंगा और इधर से आपकी जो हमारी भगीरथी जी आ रही है। और इसी तरह से हम गए थे यमुनोत्री में। यमुनोत्री में खैरादी पर वहां मकान तोड़ के यमुनोत्री से आने वाले यात्रियों को निकाला, क्योंकि यमुनोत्री जी पूरी खैरादी बाजार में घुस गई। उन्होंने करीब करीब 95 मकान और होटल ले लिए पूरी तरह से। जैसे उत्तरकाशी में हुआ, जोशियाड़ा और तिलोत खत्म होने को हैं, लगभग खत्म ही हो गए हैं, उसी तरह का हाल वहां भी था। तो इस तरह से अगर हम पूरे गांव का आंकड़ा लें, पूरा इलाका का इलाका कट गया है, यहां गंगोत्री का भी। और वहां के जो एसडीएम है, मैंने उनसे पूछा गंगोत्री में क्या है, तो उन्होंने कहा कि मानव रहित हमने गंगोत्री को घोषित कर दिया है। दिल फटता है जब हम यहां जाते हैं, क्या चहल पहल रहती थी। होटल व्यवसाय बंद है, घोड़े वाले बंद हैं जिन्होंने लोन लिया था, और इतना ही नहीं, जो लोगों ने वाहन खरीदे थे कि इस बार हम वाहन खरीद के हम अपनी बेरोजगारी को दूर करेंगे, कुछ लोन में जो गाड़ियां ली थी वो खड़े हैं। तो इस हिसाब से पूरी घाटी जो है, चारों धाम जो यात्रा रूट हैं, वहां पर बिल्कुल ऐसी सुनसानी छाई है, सन्नाटा छाया है, बहुत डरावना सन्नाटा छाया हुआ है जी। तो इस तरह से
तहस नहस का मैं पूरा एक्यूरेट आंकड़ा तो आपको कुछ दिनों में दे दूंगा, हमारे लोग लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन ये 500 गांव से कम होने वाला नहीं है। ठीक है अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब जो 500 गांव के लोग हैं, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज्यादा ही जाएगा। ठीक है भट्ट साहब, अग्रवाल साहब से बात कर लेते हैं। अग्रवाल साहब, हम तीर्थयात्रियों की चिंता कर रहे हैं, हम सरकार की चिंता कर रहे हैं, हम अधिकारियों की चिंता कर रहे हैं, हम वीआईपी वीवीआईपी की चिंता कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का